वालेकुम। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी सोशियोलॉजी। देखिए हमारे हमारा जो सोशियोलॉजी है उनमें सारी चीज़ें रिलेशन में हैं। ये बात हमने ज़हन में रखनी चाहिए। एक माइंड मैप बनाना है, तो उसके मुताबिक हमने चलना है, ठीक है? ये नहीं है अगर हम इस तरह से शुरू करें ये टॉपिक ये है, ये टॉपिक ये है और उसका एक कोहेरेंस मतलब नहीं बनाते या उसका रिलेशन ठीक है, कोई रिलेशन जो है वो ऐसा ना हो, रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि एक-दूसरे के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस हो या एक-दूसरे के बीच में जो है वो क्या क्या होता है कि वो एग्री हो एक-दूसरे के साथ। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शन और ये जो एग्रीमेंट होता है, ये दोनों मतलब रिलेशन रिलेशन तो है ना, दोनों रिलेशन है। तो इस तरह एक इस तरीके से हमने सोशियोलॉजी को स्टडी करना है। अब सोशियोलॉजी से डायरेक्ट हमारे ज़हन में सोसाइटी आती है, तो सोसाइटी क्या है वो? तो आप सबको पता है कि यार ग्रुप ऑफ पीपल है लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है? तो फिर सोसाइटी से हम आगे तक जाते हैं यार सिर्फ सोसाइटी में रिवॉल्यूशंस मुख्तलिफ किस्म के रिवॉल्यूशंस आते हैं। तो वो रिवॉल्यूशंस के साथ सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है? मतलब रिवॉल्यूशंस चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो सोसाइटी जो है फिर एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाती है। तो ये तो एक बात हो गई, सोसाइटी में रिवॉल्यूशन आते हैं, ये तो सोशियोलॉजी से फिर सोसाइटी के अंदर से रिवॉल्यूशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो फिर वो वहाँ पे हम उसको पढ़ते हैं, तो ये हम जाते हैं सोशल चेंज की तरफ, ठीक है? तो ये भी एक सोशियोलॉजी का मेन टॉपिक है। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी तब से है जब से हम हैं, ठीक है? लेकिन जैसे इब्न खल्दून ने काफ़ी सारी थियरीज़ दी हैं, अल-साबिया और बदवी, हज़री ये सारी चीज़ें दी हैं। फिर इसके बाद इससे पहले बहुत सारे थियरिस्ट हैं जो सोशियोलॉजी के बारे में बहुत सारी थियरीज़ दी हैं। लेकिन सोशियोलॉजी एज़ अ डिसिप्लिन जो है वो आया है फिर इसके बाद जो क्या रिवॉल्यूशन आया था। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, फिर उससे जितनी भी यहाँ से हम शुरू करेंगे मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम समझते हैं कि हमें सोशियोलॉजी की ज़रूरत क्यों पेश आई। यार रिवॉल्यूशंस आए जिससे सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई, सोसाइटी के जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो, उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए और सोसाइटी को रिस्टोर करने के लिए और जो स्टेबिलिटी है उसको रिस्टोर करने के लिए फिर सोशियोलॉजिस्ट ने अपने-अपने जो मेथड्स दिए और फिर इसके साथ-साथ थियरीज़ दी। तो उसमें सबसे पहले जो है वो क्या नाम है उसका? ऑगस्ट कॉम्ट है, ठीक है? ऑगस्ट कॉम्ट ने बहुत सारी थियरीज़ दी यार सोसाइटी को कैसे ऑर्डर में लाया जाए और फिर उन्होंने कहा कि यार सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंसेज़ की तरह स्टडी की जाए। फिर इसके बाद जो है वो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर साहब जो हैं उन्होंने भी काफ़ी सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी के चेंजेस के बारे में उन्होंने थियरीज़ दी हैं कि यार इवोल्यूशंस कैसे आते हैं और फिर उसको ह्यूमन ऑर्गेनिज़्म के साथ जो है वो उसका मुवाज़ना किया। तो यहाँ पे अगस्त कॉम ने सेम टू सेम ऐसे ही किया। उन्होंने भी सोसाइटी के जितने भी स्टेजेस हैं वो दिए कि यार पहले ये स्टेज था, फिर इसके बाद ये स्टेज आया, फिर ये स्टेज आया। ये सब कुछ जो रिवॉल्यूशन के बाद मतलब अगर हम समझते हैं कि रिवॉल्यूशन के बाद जितनी भी मतलब इंस्टेबिलिटीज़ आई, अब ये रिस्टोरेशन जो है मतलब मुआशरे का जो रिस्टोरेशन है, इसका बेसिक जो हम समझते हैं वो ये रिवॉल्यूशन ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस आए, फिर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए, तो इसका यही बेस है। यहाँ से बात शुरू होती है, फिर आगे वो एक्सपेंड होती है। तो इससे ये बात निकलती है, ये बेसिक है ना, बेस है। यहाँ से ये बात निकलती है कि सोसाइटी को हम कैसे स्टडी करें, ये एक बात है। अगस्ट कहता है कि यार पॉजिटिविज़्म है, सोसाइटी को नेचुरल साइंसेज़ की तरह स्टडी की जाए, एक्सपेरिमेंटेशन की जाए, ठीक है? इससे पहले तो था क्या कहते हैं कि यार 2 चीज़ें थी, एक रैशनलिज़्म था और एक एम्पिरिसिज़्म। फिर रैशनलिस्ट कुछ और कहते थे और एम्पिरिसिस्ट जो थे वो कुछ और कहते थे। फिर जो है य वहाँ से भी अगस्ट कॉम्ट जो थे वो मुतासिर थे। फिर उन्होंने कुल मिला के एक क्या उसको बोल दिया, पॉजिटिविज़्म बोल दिया, ठीक है? तो यहाँ से 2 रास्ते हैं। यहाँ तो हम थियरी की तरफ भी जाते हैं, वहाँ रिसर्च की तरफ भी जाते हैं। कैसे? अब पॉजिटिविज्म इज अ कोर बिलीफ ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर हम समझे थोड़ा सा इसके बारे में हम अगर सोचे थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लें तो हमें ये पता चलता है कि ये क्वांटिटेटिव की तरफ एक रास्ता है हम क्वांटिटेटिव स्टडी जो है ना उससे कंडक्ट कर सकते हैं वहाँ से हम बहुत सारा हेल्प लेते हैं कि हाउ टू कंडक्ट अ क्वांटिटेटिव रिसर्च ठीक है और यहाँ जो है वो थियरी भी है यहाँ से हम थियरी की तरफ भी जाते हैं तो दो रास्ते हैं एक रिसर्च है दूसरी तरफ थियरी है मतलब क्लासिकल थियरी जो है फिर इसके बाद जो है इमाइल दुरहाइम साहब जो थे उन्होंने भी अपना एक रिसर्च किया उन्होंने भी अपना एक रिसर्च मतलब किया सुसाइड का उन्होंने 4 टाइप्स बताए थे इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक और उन्होंने भी अपना एक रिसर्च किया था और वो ग्रुप लाइफ के ऊपर किया था और उन्होंने ये बात कही थी कि यार हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या फ़र्क हो सकता है? साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल को करती है ना स्टडी और सोशियोलॉजी ग्रुप को करती है। ये 2 बातें उन्होंने बताई थी और यहाँ से भी सोशल फैक्ट्स जो है मतलब इज़ अ लाइक सोशल फैक्ट्स जो हैं वो सोशल फोर्सेस है दैट टू रेगुलेट
ह्यूमन बिहेवियर, और वो कोर्सिव है, एक्सटर्नल है, ये सारा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है कि रियलिटी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और ये ग्रुप लाइफ जो है ना, ये इसको एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें। तो फिर ये ह्यूमन यूनिकनेस को फिर वो उनसे हटा देते हैं। तो यही क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी होता है, और यहाँ थियरी भी साथ साथ में चलती रहती है, ठीक है। तो ये इसी तरह सोशियोलॉजी को हमने स्टडी करना है भाई, कि यार रिसर्च और थियरी को साथ साथ लेके हमने चलना है। तो ये अगर हम एक दफ़ा, सबसे पहले सबसे अहम बात ये है कि सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजिकल थियरी इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप सोशियोलॉजिकल थियरी को नहीं समझ सकते, तो आप कभी सोशियोलॉजी को नहीं पढ़ सकते, ना समझ सकते हैं। तो अब जनाब, सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंसेस की तरह तरह पढ़ना, और मतलब उसमें रिसर्च जो है वो नेचुरल साइंसेस की तरह कंडक्ट करना, ये बात सबसे पहले आई थी, ठीक है। अगस्ट काम्ट ने ये बात बोली थी पॉजिटिव फिलोसफी में। फिर अब यार जो पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि यार रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ये सारी बातें वो करते हैं, रिजिडिटी की बात करते हैं। तो यहाँ इसके रिलेशन में वो यहाँ पे कुछ इंटरेक्शनिस्ट फिर आते हैं। देखिए ये ऐसे ही कोहेरेंस बनता है ना। तो इंटरेक्शनिस्ट क्या बोलते हैं कि नहीं यार, रियलिटी तो सब्जेक्टिव है, और ये ह्यूमन यूनिकनेस की बात करते हैं, और ह्यूमन पर्सपेक्टिव की, जो पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है माशरे के बारे में, वो उसकी बात करते हैं, कि लोगों का अपना जो व्यू है, पर्सनल व्यू जो होता है एक रियलिटी के बारे में, वो क्या है। सो दैट इज़ ट्रू। तो वो उन चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े वर्ड व्यूज़ हैं, फिलोसॉफिकल वर्ड व्यूज़, ये बेसिकली हमारी रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, और हमारी रिसर्च को गाइड करते हैं कि हम कैसे रिसर्च कंडक्ट करें। ये एक माइंड मैप है, इसमें से हमें पता चलता है कि यार हम कैसे एक रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट एक बहुत ही बेसिक बात याद आती है कि यार सोशियोलॉजी में तीन बहुत अहम पर्सपेक्टिव होते हैं। एक हमारा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, और एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है या इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है। एक जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये तो मेगा पर्सपेक्टिव है, और जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ये भी मेगा पर्सपेक्टिव है, मैक्रो पर्सपेक्टिव है। और फिर इसके बाद जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, इसको माइक्रो पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो जनाब, ये जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसमें जितने भी थियरिस्ट हैं फंक्शन, सोसाइटी के फंक्शन की बात करते हैं। फिर यहाँ पे इसको हम, इसमें से हम जो है इसके जितने भी वो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कि यार सोसाइटी कैसे लोगों को जो है वो अफेक्ट करती है, और इसके अलावा जो है सोसाइटी कैसे फंक्शन करती हैं, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस कैसे इकट्ठे होके वो फंक्शंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात इनडायरेक्टली पॉजिटिविज्म की याद आती है, ठीक है, कि यार ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ को कैसे स्टडी करना है, ठीक है। कि यार जो लोग होते हैं, मतलब जो रियलिटी होती हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, और इसी तरह नेचुरल साइंसेस की तरह हमने सोसाइटी के जो है, सोसाइटी के डिफरेंट फिनोमेना सोसाइटीज़ में होते रहते हैं, उनको ऐसे ही स्टडी करना है। फिर इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू द मार्क्सिस्ट्स या कार्ल मार्क्स, और इसके साथ जो मार्क्सिस्ट होते हैं, तो ये क्रिटिकल थियरिस्ट जितने भी इसमें आते हैं, और क्रिटिकल थियरी क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हैबरमास और ये सी राइटमेल वगैरह, इसमें ये सारे थियरिस्ट आ जाते हैं। फिर वो भी अपना एक वर्ड, मतलब अपना एक व्यू देते हैं कि हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, और साथ साथ में मतलब उनके थियरीज क्या बोलते हैं। तो ये यही बात करते हैं। फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, उसमें जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, इसमें इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का जो सबसे मेन किरदार है और मेन थियरिस्ट है, तो वो हमारे मैक्स वेबर है, कि हम कैसे मीनिंग अटैच करते हैं अपने एक्शंस के साथ। तो फिर इसके बाद जो है वो उस साइड पे हमारा जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड, फिर वो डायरेक्टली बात करता है कि यार लोग का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है एक इंडिविजुअल से। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे आती हैं। फिर हर्बर्ट ब्लूमर वो भी बात करता है इन चीज़ों का, जो हर्बर्ट मीड से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और फिर इसके बाद जो है फिर यहाँ पे और थियरिस्ट भी आते हैं, जैसे एवरिंग गोफमैन है। तो इस तरह से हमारी जो सोशोलॉजिकल थियरी है, साथ साथ रिसर्च भी इसमें से कवर हो जाता है। तो इंटरप्रिटेटिव, या हम समझते हैं कि इंटरेक्शनिस्ट, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इसका एक डायरेक्ट लिंक हमें मिलता है यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च से। और ये पॉजिटिविज्म जो है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन हमें मिलता है उससे, क्वांटिटेटिव रिसर्च से, ठीक है। तो जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि यार डिस्क्रिप्टिव डेटा, हाउ टू डिस्क्राइब अ फिनोमेना फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, और वर्बली हम डेटा लेते हैं या इंटरव्यूज़ के थ्रू इस तरह का। और बहुत सारे रिसर्चेस यहाँ पे, बहुत सारे रिसर्च जो स्ट्रेटजीज़ वगैरह हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे हम इथनोग्राफी करते हैं, इसके अलावा इथनो मेथडोलॉजी इसमें है, फिर केस स्टडीज़ हैं इसमें, फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन है इसमें, और साथ साथ में और भी बहुत सारे जो तरीके हैं हम करते हैं इसमें। और इसके अलावा
जो क्वांटिटेटिव रिसर्च हैं तो इसमें हम क्या कहते हैं कि सर्वेज भी करते हैं, कोरिलेशनल रिसर्चेस भी होते हैं उसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होता है उसमें, ठीक है? तो वो हम उस तरह का फिर करते हैं, ठीक है? तो इन तमाम ये जो बातें हैं ये बहुत जनरल है, इसमें हम डीप नहीं गए, लेकिन ये जस्ट मतलब एक माइंड मैप है कि हम इस सोशियोलॉजी को कैसे स्टडी करें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और ये मेरा तरीका है। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ को स्टडी करने के लिए हम उनके बीच में रिलेशंस को कैसे देखें, और रिलेशन चाहे जैसे भी हो, वो कंट्राडिक्शन में हो या एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में हो, तो ऐसे ही हम एक मतलब रिलेशन को जो है वो बना के साथ-साथ उसको चलते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले सोशियोलॉजिकल थियरी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजिकल थियरी के बगैर हम सोशियोलॉजी को या सोसाइटी को नहीं समझ सकते हैं। और सोशियोलॉजिकल थियरी का लिंक जो है वो डायरेक्टली रिसर्च के साथ है। तो इससे ये होगा कि अगर हम सोशियोलॉजिकल थियरी स्टडी करना शुरू कर दें, तो हमें साथ-साथ जो है रिसर्च की गाइडलाइन भी मिलेगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट रिसर्च की तरफ भी थोड़ा-सा जा सकते हैं, फिर यहाँ थियरी की तरफ आते हैं, फिर वहाँ रिसर्च की तरफ जाते हैं, फिर यहाँ थ्योरी की तरफ आते हैं। तो ऐसे ही हम एक तो हम दोनों को कुल मिला के जो है वो आगे बढ़ते हैं। और आखिर में मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करूँगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी बुक है, अगर किसी के पास हो तो उसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत क्लियर कट और शॉर्टकट अवेलेबल हैं। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, और वो मुख्तलिफ टेस्ट्स जो आते रहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सीएसएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो जितनी भी शॉर्टकट डेफिनेशंस वगैरह हैं, या थोड़ी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी है उसके साथ, उसको हम बहुत ज़्यादा इलाबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने पढ़ा भी है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, इवन कंप्लीट सोशियोलॉजी है वो। तो ज़रूर पढ़ लेना उसको, अगर किसी के पास ना हो तो वो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो फिर वो मैं उसके साथ रब्ता करके फिर उसको भेज दूँगा। एनी हाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।